अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर MBBS बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायणा बुक से हम लोग कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग सेकंड लास्ट टॉपिक है दैट इज़ पॉलीसेकेराइड और उसके अंदर भी स्पेसिफिकली हम लोग होमोपॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे, फिर हेटेरोपॉलीसेकेराइड एंड देन द चैप्टर इज़ फिनिश। तो अब पॉलीसेकेराइड को देखते हैं। पहले सिंपली पॉलीसेकेराइड जो होते हैं ना, इन्हें हम सिंपली ग्लाइकन्स कहते हैं, तो द नेम इज़ ग्लाइकन। ठीक है, इनके अंदर जो है ना रिपीटेड यूनिट्स होते हैं मोनोसेक्राइड के, यानी मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, या उनके डेरिवेटिव भी होते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव जो हमने पढ़ते हैं अमाइनो शुगर और शुगर अल्कोहल टाइप, इस तरीके से। तो डेरिवेटिव्स भी होते हैं या मोनोसेक्राइड होते हैं, वो मिलकर पॉलीसेक्राइड बनाते हैं और इनके बीच में बॉन्डिंग होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक है, अब इनके ना दो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। एक तो इनका स्ट्रक्चरल फंक्शन होता है, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड के अंदर। फॉर एग्जांपल सेल्यूलोज इज़ अ पॉलीसेक्राइड। तो सेल्यूलोज का काम क्या होता है कि वो सेल वाल का इस कंपोनेंट होता है, तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। और स्टोरेज ऑफ एनर्जी, जैसे ग्लाइकोजन एनर्जी के तौर पे स्टोर होता है। खैर, फिर उसके बाद आगे बताया हुआ है कि पॉलीसेक्राइड जो होते हैं ना, वो लीनियर भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। ठीक है, तो यानी कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर भी होगा, उनका ब्रांच स्ट्रक्चर भी होगा। अच्छा, ये बताया हुआ है कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के कंपैरिजन में ये हमें ब्रांच्ड स्ट्रक्चर में भी मिलते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट चेन की फॉर्म में मिलते हैं, पर पॉलीसेकेराइड्स हमें ब्रांच्ड भी मिलते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ब्रांचेस वगैरह पॉलीसेकेराइड में मिलती है ना, वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की वजह से होती है। क्योंकि ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो होते हैं ना, वो कहीं पर भी बन जाते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहीं पर भी लगकर और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लेते हैं। तो कहीं पे स्ट्रेट स्ट्रक्चर बन जाता है और कहीं पर ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाता है। फिर उसके बाद बताया हुआ है कि पॉलीसेकेराइड जो है ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं होमोपॉलीसेकेराइड और दूसरे होते हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब होमोपॉलीसेकेराइड कौन से होते हैं? वो जिनके अंदर मोनोसेक्राइड सिर्फ एक ही टाइप का होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ग्लूकोज है तो ग्लूकोज ही लगता जाएगा, अगर फ्रक्टोज है तो फ्रक्टोज ही लगता जाएगा। तो वही बात है कि जो है ना, हम मोनोसेक्राइड की बेसिस के ऊपर नेम देंगे उस होमोपॉलीसेक्राइड को। जैसे अगर ग्लूकोज होगा तो हम उसको ग्लूकेन नाम देंगे, और अगर फ्रक्टोज होगा तो हम उसे फ्रक्टोसेन नाम देंगे। ठीक है, फिर हेटेरोपॉलीसेक्राइड का बताया हुआ है कि हेटेरोपॉलीसेक्राइड जो होता है, अगर हम उसे तोड़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे उसकी, तो उसमें हमें बहुत सारे मोनोसेक्राइड उनके डेरिवेटिव्स मिलेंगे। फिर उसके बाद जो है होमोपॉलीसेक्राइड, यानी वो पॉलीसेक्राइड जिनमें सेम रिपीटिंग यूनिट होते हैं। तो इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल है स्टार्च का। अच्छा, स्टार्च क्या होता है? ये जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट रिजर्व ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का खजाना होगा या जो रिजर्व होगा ना, वो होगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी वो ग्लूकोज को स्टोर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फिर क्या होगा कि डाइटरी सोर्स है ये हायर एनिमल्स के लिए। ठीक है, हमें डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा मिलता है और मैन के अंदर भी, और इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा ये मिलता है हमें सीरियल में, रूट्स में, ट्यूबर्स में, वेजिटेबल्स में, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ये सारे प्लांट्स में तो होते स्टार्च है। फिर जो है ना, स्टार्च जो है ना, वो होमोपॉलीमर है, हमें पता है होमोपॉलीमर है, और ये ग्लूकोज यूनिट से मिलके बनता है। ठीक है, डी ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं बाय अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स, और जो है ना, इनको हम ग्लूकोसेन या ग्लूकेन भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है स्टार्च का बताया हुआ है कि स्टार्च में ना दो पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है वाटर सॉल्युबल, जिसको हम कहते हैं अमाइलोज। ठीक है, तो अमाइलोज जो होगा वो वाटर सॉल्युबल होगा और ये 15 to 20% होता है। और वाटर इनसॉल्युबल कंपोनेंट जो होता है उसे हम कहते हैं अमाइलोपेक्टिन, दैट इज़ 80 to 85%। ठीक है, अब अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च के दो कंपोनेंट है ना, उनकी बहुत ज़्यादा हमारे जो दूसरे पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, होमोपॉलीसेक्राइड्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, यही स्टार्च के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो इसके स्टार्च के दोनों कंपोनेंट्स की ना बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस मिलती है दूसरे इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसेक्राइड्स के साथ। फॉर एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ यहाँ पर। यहाँ देखिए आप कि ये स्टार्च है। ठीक है, स्टार्च जो है ना, वो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक अमाइलोज है, एक अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, और स्टार्च के अलावा जो दूसरे इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। तो अमाइलोज का नाम मिल रहा है सेल्यूलोज के साथ, अमाइलोज और सेल्यूलोज, तो ये दोनों आपस में सिमिलर होते हैं। और पेक्टिन, ग्लाइकोजन, ये नाम सेम हो रहे हैं, तो ये आपस में रिजेंबल करते हैं। अब कैसे रिजेंबल करते हैं? पहले हम लोग अमाइलोपेक्टिन का देखते हैं। तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन नाम सेम है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। जैसे कि ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन दोनों ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, तो ब्रांच्ड होंगे, जहाँ पर ब्रांच लग रही होगी वहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो होगी दैट इज़ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जहाँ पर स्ट्रेट चेन होगी ना, वहाँ पर होगी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये इन दोनों की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर वहीं पर सेल्यूलोज और अमाइलोज की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो ये होंगी कि ये स्ट्रेट होते हैं, यानी लीनियर इनका स्ट्रक्चर होता है। और लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो बस थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, वो ये कि
जो है ना सेल्यूलोज के अंदर जो लिंकेज होती है दैट इज़ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और अमाइलोज के अंदर जो होती है दैट इज़ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस होगा, इससे हम पहचानेंगे कि भाई अमाइलोज या सेल्यूलोज है। और ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस होगा कि इनके ना ब्रांचिंग तो होगी, लेकिन ब्रांचिंग में ना नंबरिंग डिफरेंट होगी। जो मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे ना ब्रांच के दरमियान में, उनका डिफरेंस मिलेगा हमें। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि अमाइलोज जो है वो अनब्रांच्ड होता है, उसके अंदर 200 से 1000 तक ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, उनमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। अमाइलोपेक्टिन जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। और जो है ना ब्रांचिंग की पॉइंट के ऊपर जो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, बाकी सारे में अल्फा 1,4 लिंकेजेस बाकी हर जगह पे मिलेगी। अमाइलोपेक्टिन मालिक्यूल्स के अंदर फ्यू थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, और जो है ना ब्रांच मतलब एक ब्रांच ट्री की तरह लगता है ये, और 20 से 30 ग्लूकोज यूनिट्स जो होते हैं ना उनके बाद इसके अंदर ब्रांचिंग आती है। ठीक है, अमाइलोपेक्टिन के अंदर, और ग्लाइकोजन में कितने के बाद आएगी वो हम देखते हैं। ठीक है, अब स्टार्च के बताया हुआ है कि स्टार्च जो है वो टूटता है बाय अमाइलेज एंजाइम। अब अमाइलेज एंजाइम स्टार्च को तोड़ेगा, भले फिर वो पेनक्रेटिक अमाइलेज हो या सेलेवरी अमाइलेज हो। ठीक है, और जब स्टार्च है वो एक होमोपोलीसेक्राइड है ना, तो मतलब ये पोलीसेक्राइड है, तो जब ये टूटेगा तो ये टूटेगा डेक्स्ट्रिन में। तो डेक्स्ट्रिन जो होते हैं ये भी जो है ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर 10 मोनोसेक्राइड यूनिट होते हैं। तो स्टार्च टूटता है डेक्स्ट्रिन में, और फिर उसके बाद टूटता है माल्टोज में, क्योंकि माल्टोज भी 2 डाइसेक्राइड है जिसमें 2 ग्लूकोज सब यूनिट्स होते हैं, और फिर माल्टोज टूटेगा ग्लूकोज के अंदर। तो समझ गए, स्टार्च से डेक्स्ट्रिन, डेक्स्ट्रिन के बाद माल्टोज, माल्टोज के बाद ग्लूकोज। और अमाइलेज जो है वो जाहिर सी बात है लिंकेज तोड़ेगा तभी तो हाइड्रोलाइसिस होगी ना, तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ देता है। फिर उसके बाद जो है देखते हैं हम लोग डेक्स्ट्रिन के बारे में। ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रिन जो है, डेक्स्ट्रिन क्या होता है, डेक्स्ट्रिन जो है ये ब्रेकडाउन प्रोडक्ट होती है स्टार्च की, ये हमने अभी पढ़ा पीछे। ठीक है, स्टार्च के टूटने से डेक्स्ट्रिन बनता है, और ये एंजाइम जो एक्ट करता है यहाँ पे होता है अमाइलेज या डाइल्यूट एसिड वगैरह होते हैं ना, वो भी ये काम करते हैं। फिर है स्टार्च जो है ना वो स्टार्च टूटता है सिक्वेंशली, उसकी मतलब सीक्वेंस वाइज जो है ना उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है। जैसे पहले टूटता है डिफरेंट डेक्स्ट्रिन में, फिर उसके बाद फाइनली माल्टोज में, और फिर उसके बाद ग्लूकोज में। और इसके अलावा वेरियस इंटरमीडिएट्स बनते हैं जो है ना, जिनको हम आयोडीन कलरेशन, यानी ये आयोडीन टेस्ट होता है, उसके ज़रिए हम लोग पता लगाते हैं। जैसे कि सॉल्युबल स्टार्च जिसमें अमाइलोडेक्स्ट्रिन आ जाता है, स्टार्च जो है उसका ब्लू कलर मिलता है हमें, अमाइलोडेक्स्ट्रिन जो है उसका वायलेट कलर मिलता है, एराइथ्रोडेक्स्ट्रिन रेड कलर का, और आर्थ्रोडेक्स्ट्रिन नो कलर, उसका कोई कलर नहीं होता आयोडीन टेस्टिंग के ऊपर। फिर डेक्स्ट्रान है, तो डेक्स्ट्रान जो है ना ये पॉलीमर है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज मिलकर डेक्स्ट्रान बनाता है, और ये ना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनता है। अब ये जो है ना ये हमें दे आर यूज्ड एज प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर्स। फॉर एग्जांपल जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें लो बीपी हो रहा होता है ना, तो उन्हें हम लोग डेक्स्ट्रान जो है ना वो इन्फ्यूज़ करवाते हैं। तो दिस इज़ ग्लूकोज पॉलीमर सोल्यूशन, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है, और फिर वाटर जो है वो जो है ना प्लाज्मा के अंदर वाटर की एंट्री स्टार्ट होती है, और फिर इसके बाद प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम इसे इन्फ्यूज़ भी करवाते हैं। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन के अंदर, और उसके अलावा क्रोमेटोग्राफी वगैरह में भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर इनोलिन है, इनोलिन क्या होता है भाई, इनोलिन पॉलीमर है, लेकिन ये किसका बनता है, ये फ्रक्टोज का बनता है, तो इसे हम फ्रक्टोसिन भी कहते हैं। ठीक है, फिर जो है ये इसके सोर्सेज बताए हुए हैं, दहलिया बल्ब, गार्लिक अनियन। दहलिया बल्ब ये ट्यूबर्स वगैरह होते हैं, जैसे पोटैटो ट्यूबर होता है, वैसे दहलिया बल्ब भी ट्यूबर होता है, गार्लिक अनियन तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट बताया हुआ है 5000 तक होता है पॉलीसेक्राइड। अच्छा, ये सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल होता है आराम से, और जो है ना इनोलिन जो है बॉडी इसको यूटिलाइज़ नहीं करती। ठीक है, ये एक पॉइंट है। उसके बाद ये बताया हुआ है, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम किडनी के फंक्शन का पता लगाने के लिए ना इनोलिन को यूज़ करते हैं। तो ये है कि जब हम लोग GFR को मेजर कर रहे होते हैं ना, तो हम इनोलिन के ज़रिए करते हैं। अब ये क्या पॉइंट है, ये मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि देखें ग्लोमरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये क्या होता है कि जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ग्लोमरुलस है, वहाँ से क्या होती है कि जितना ब्लड पास करता है ना वो फिल्टर होता है। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन होती है वहाँ पे, तो फिल्ट्रेशन होती है ना, अब ग्लोमरुलस के लेवल पे कितनी फिल्ट्रेशन हो रही है ब्लड की, ठीक है, वो हम पता लगाते हैं इनोलिन के ज़रिए। कैसे पता लगाएंगे, हमारे जितना ब्लड में इनोलिन होगा ना, तो ब्लड में जितनी फिल्ट्रेशन हो रही है उतना इनोलिन भी फिल्टर करेगा। अब इनोलिन एक ऐसी चीज़ है जो कि जब रीनल ट्यूब्यूल के अंदर जाएगी ना, या नेफ्रॉन के अंदर जाएगी, तो ये वहाँ पर ना तो रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और ना ही सीक्रेट होता है, ना ट्यूब्यूल के अंदर वापस से सीक्रेट किया जाएगा, ठीक है, और ना ये रीअब्जॉर्ब होगा। तो इसी वजह से जितना ये
ट्यूबुल के अंदर मिलेगा हमें उतनी ही फिल्ट्रेशन हुई होगी फ्लूइड की। तो इसके ज़रिए हम पता लगाते हैं इनुलिन के ज़रिए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ग्लाइकोजन, तो जीएफआर का, अच्छा जीएफआर का समझ आ गया होगा। जीएफआर के अंदर यही था कि इनुलिन जो है वो जितना फ्लूइड फ़िल्टर होता है ग्लोमेरुलस से नेफ्रॉन के ट्यूब्यूल्स के अंदर, तो उतना ही जो है इनुलिन भी इसके साथ फ़िल्टर होता है। अब उसके बाद ना इनुलिन वहाँ से रीअब्ज़ॉर्ब होता है, ना ही उसके अलावा कोई इसकी फर्दर सीक्रेशन होती है। तो इसकी वजह से जितना फ़िल्टर हुआ होता है फ्लूइड से, उतना ही इनुलिन रहता है जो कि यूरिन में एक्सक्रीट होता है। तो जितना यूरिन में एक्सक्रीट होगा तो फिर हमें उस हिसाब से पता लग जाएगा कि भाई इतना फ्लूइड जो है वो फ़िल्टर करता, तो जीएफआर पता लग जाएगा। फिर ग्लाइकोजन बिल्कुल ईज़ी लिखा हुआ है। ग्लाइकोजन में ये है कि कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है एनिमल का, ठीक है। इंसानों के अंदर भाई कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो इसीलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। अब बहुत हाई कंसंट्रेशन के अंदर ये मिलता है लिवर के अंदर, उसके बाद मसल के अंदर, फिर ब्रेन वगैरह में, और जो है ना प्लांट्स के अंदर जो है भी होता है, उन प्लांट्स के अंदर जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे यीस्ट या फंजाई वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद बताया हुआ है थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में कि जो ग्लाइकोजन होता है ना, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल होता है, उसके बिल्कुल सेंटर में ना हमें ग्लाइकोजनिन मिलता है। अब ग्लाइकोजनिन क्या होता है? ग्लाइकोजनिन जो है वो एक प्रोटीन प्राइमर है जो ग्लाइकोजन सिंथेसिस के लिए चाहिए होता है। असल में ना क्या होता है, देखें ग्लाइकोजन क्या है कि जब ग्लूकोज मिलते जाएंगे आपस में, एक के बाद एक ग्लूकोज लगता जाएगा तो ग्लाइकोजन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ना ऐसे ही नहीं लग जाते खुद से, उनको ज़रूरत होती है ग्लाइकोजनिन की। तो ग्लाइकोजनिन प्रोटीन होती है, ये क्या करती है कि इसके अंदर टायरोसिन होता है, ये हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में पढ़ते हैं, जिसके साथ अटैच करते हैं ग्लूकोज के कुछ रेजिड्यूज, ठीक है। फिर ये एज अ प्राइमर बिहेव करती है, और फिर उसके बाद ये यूडीपी ग्लूकोज से ग्लूकोज जो है इस पर अटैचमेंट होती जाती है उसकी। तो ये है, ठीक है। बस ग्लाइकोजन का नाम याद कर लीजिए आप लोग की प्रोटीन प्राइमर होती है ग्लाइकोजन सिंथेसिस में, बाकी की कोई डिटेल यहाँ नहीं है। फिर बताया हुआ है कि ग्लाइकोजन जो है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अमाइलोपेक्टिन से मिलता है, जो कि मैंने आपको बताया था। लेकिन इसके अंदर ना ब्रांचिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग होती है इसमें, यानी कम मतलब कुछ चंद उसमें 20 से 30 ग्लूकोज के बाद होती है, तो इसमें 10 ग्लूकोज सब यूनिट्स के बाद होती है। फिर है ग्लूकोज जो है इसका रिपीटिंग यूनिट होता है, और जो है ना इसके अंदर जो मतलब ग्लूकोज जो है दैट इज़ अ रिपीटिंग यूनिट, वो मिलके बनाएगा ग्लाइकोजन। तो इसके अंदर जो बॉन्डिंग होगी, जाहिर सी बातें मिलेंगे ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो कोई बॉन्डिंग होगी, दैट इज़ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो है ना, जब वो स्ट्रेट चेन बना रहे हैं तो वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी वहाँ पर जब स्ट्रेट चल रहा है, और जहाँ पर ब्रांचिंग आएगी, जहाँ ब्रांच लग जाएगी, वहाँ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, ब्रांचिंग की पॉइंट पे। और जिसका वेट होता है दैट इज़ 1 × 10⁸, और जो नंबर ऑफ ग्लूकोज के यूनिट्स होते हैं दैट इज 25,000, ठीक है। और मतलब ये है कि ये ग्लाइकोजन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो हमें किस सोर्स से मिल रहा है, आया कि हमें लिवर से मिल रहा है या मसल वगैरह से, तो उस बेसिस पे। लेकिन ये खैर इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब यहाँ देखिए, आप दिखाया हुआ है कि सेंट्रल पॉइंट है ग्लाइकोजन है, और यहाँ से ये देखें, ये ग्लाइकोजन के अंदर सब यूनिट लगना स्टार्ट हो रहे हैं, फिर ब्रांच लग गए, फिर ब्रांच, और ये एक्सटेंसिवली ब्रांच है, ठीक है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर दे रहा है। ये भी सेम वही है, और फिर ये हमें मॉलिक्यूल के ज़रिए दिखाया हुआ है। तो ये हो गया ग्लाइकोजन पूरा। फिर सेल्यूलोज देख लेते हैं। तो सेल्यूलोज जो है ये एक्सक्लूसिवली प्लांट में होता है, प्लांट सेल वाल के अंदर। और फिर उसके बाद जो है ये अबंडेंट ऑर्गेनिक सोर्स है प्लांट किंगडम के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद ये बताया हुआ है कि सेल्यूलोज जो है ना वो एनिमल बॉडी के अंदर टोटली एब्सेंट होता है। फिर सेल्यूलोज जो है वो भी ग्लूकोज से मिलके बन रहा है, मतलब जितने हमने अभी तक पढ़े हैं सारे ग्लूकोज से मिलके बन रहे हैं, एक्सेप्ट इनोलिन दैट जो कि हमें मिलके फ्रक्टोज से मिलके बनता है। अब जो है सेल्यूलोज जो है उसमें बीटा डी ग्लूकोज यूनिट मिलते हैं, और जो लिंकेज होती है दैट इज़ बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद है कि ये मैमल्स के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैमल्स के अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ने वाले इंजाइम्स नहीं होते, ठीक है। तो एंजाइम नहीं होते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ने वाले। अल्फा अमाइलेज है, वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को ब्रेक डाउन करती है, लेकिन बीटा को नहीं करती, ठीक है। फिर बताया हुआ है कि कुछ हर्बीवोर हैं, रुमिनेंट्स वगैरह, उनके अंदर जो है ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। उनके अंदर वो एंजाइम्स होते हैं जो कि बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को तोड़ते हैं, ठीक है, सेल्यूलेज वगैरह। फिर उसके बाद बताया हुआ है कि सेल्यूलोज जो है वो एक पॉलीसेकेराइड है, तो वो जब टूटता है ना तो वो डायसेकेराइड में टूटता है, दैट इज सेलोबायोज, और ये हमने पढ़ा था, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। और फिर उसके बाद सेलोबायोज से टूटने के बाद हमें बीटा डी ग्लूकोज मिल जाता है। फिर जो है बताया हुआ है कि सेल्यूलोज जैसे कि डाइजेस्ट नहीं होता,
ह्यूमन के अंदर, तो ह्यूमन के अंदर ना न्यूट्रिशनली इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, इसकी इंपॉर्टेंस भी है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ना बिहेव करता है एज अ फाइबर, ठीक है। अब फाइबर के तौर पे बिहेव करता है क्योंकि ये नॉन डाइजेस्टेबल है। तो ये नॉन डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे सेल्यूलोज जो है वो एज अ फाइबर के तौर पे बिहेव करता है। उसके अलावा हेमीसेल्यूलोज, लिग्निन, पेक्टिन वगैरह भी। तो ये क्या करते हैं, ये डाइट्री फाइबर के अंदर ना क्या करते हैं कि सबसे पहले तो ये ग्लूकोज़ की एब्जॉर्प्शन को कम करवाते हैं, क्योंकि इनमें जो ग्लूकोज़ होता है वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। और दूसरी बात ये कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी ना इंटेस्टाइन से उनकी एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन करवा देते हैं ये, और जो है ना फीसेस का बल्क बढ़ा देते हैं। अगर ये डाइजेस्ट नहीं होंगे तो ये रिमूव होंगे इन फीसेस, ठीक है, जिसकी वजह से ये पानी को भी अपनी तरफ पानी को भी अपने साथ जो है अट्रैक्ट करेंगे, तो फीसेस का बल्क बढ़ेगा। तो ये है कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह के अंदर जो है थोड़ा रिलीफ होगा। फिर चिटिन का बताया हुआ है, तो चिटिन के अंदर ये है कि चिटिन जो है वो एन-एसिटाइल डी ग्लूकोज अमाइन यूनिट्स जो है वो β1/4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है उसके ज़रिए ये इसमें ये देखें ग्लूकोज डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव है एन-एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है। और इसमें बॉन्डिंग होती है β1/4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है ये, अच्छा स्ट्रक्चरल है, तो ये हमें एक्सोस्केलेटन में मिलता है इन्वर्टिब्रेट्स के, जैसे कि कुछ इंसेक्ट्स या क्रस्टेशियंस होते हैं ना, उनके एक्सोस्केलेटन में हमें ये मिलता है। तो ये इतना हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।